किसानों के लिए सरकार की तरफ से कुछ पैसा आता है, जिस पैसे को किसानों में बांटना था और ये काम बैंक वालों को करना था। लेकिन जैसे ही एक किसान अपने उस पैसे को निकालने के लिए जाता है तो बैंक मैनेजर उससे कहता है कि आपकी पेमेंट होल्ड कर दी गई है, अगर आपको इसे निकालना है तो कुछ पैसे देने पड़ेंगे। अब ये बात सुनकर वो किसान कहने लगता है कि जब हमारा पैसा है, सरकार ने हमारे लिए भेजा है, तो आप इसे हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। तो जो बैंक मैनेजर होता है वो उससे तरह तरह के कानून बताता है, और जब वो नहीं मानता तो उसे धमका कर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो जो किसान होता है वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा था और वो सीधा डीएम के पास पहुँच जाता है। अब डीएम साहब जैसे ही इस बात को सुनते हैं तो बड़े हैरान होते हैं और फिर उसके बाद उसके साथ कुछ खुद जाने का फैसला करते हैं। दूसरे दिन डीएम साहब इस किसान के साथ इस बैंक में पहुंच जाते हैं और उसका साथी बनकर, और फिर उस बैंक मैनेजर के साथ जो होता है उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, दिल को छू लेने वाली कहानी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम संजू होता है, उसने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली थी। उसके बाद पढ़ाई बंद कर देता है और अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाया करता था। एक दिन वो अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसका एक दोस्त उसके पास आता है और उसे एक नौकरी के बारे में बताता है। वो बताता है कि हम सभी लोग नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, अगर तुझे भी चलना है तो तू भी हमारे साथ चल और वहाँ पर हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी। इस खेती बाड़ी के काम से तो अच्छा ही रहेगा। अब इस बात को सुनकर संजू अपने माता पिता को बिना बताए वहाँ से उन लोगों के साथ नौकरी करने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय घर वाले ढूंढने लगते हैं कि संजू कहाँ गया। तो अपने खेत के पड़ोसी को, जो उसके पड़ोस में काम कर रहा था, उसको बता कर गया था और खेत में काम करने वाले औजार जैसे फावड़ा वगैरह उसी को दे कर गया था। तो वो उसके घर जाकर बता देता है कि संजू तो नौकरी करने के लिए गया है और वहीं पर रहकर काम करेगा। अब जो संजू के पिता होते हैं वो इस बात से बड़े चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि संजू उनका इकलौता संतान था और बड़ी मुश्किलों से उनके घर में बेटे का जन्म हुआ था। लेकिन वो बेटा भी नौकरी के लिए चला गया। इसके बाद वो उससे पूछता है कि वो कहाँ गया है, किसके साथ गया है। तो वो आदमी उसके पिता को बताता है कि ये तो नहीं पता कि वो कहाँ गया है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि उसका एक दोस्त है और उसी के साथ गया है। इसके बाद जो संजू के पिता होते हैं उसके दोस्त के घर जाते हैं और वहाँ जाकर अपने बेटे के बारे में पूछने लगते हैं। तो उनके पिता उसे बता देते हैं कि हमारा बेटा फला जगह नौकरी देखने के लिए गया है और किसी ने उसे बताया था कि वहाँ जाने पर नौकरी लग जाएगी। इसके बाद जो संजू का पिता अपने बेटे को लेने के लिए वहाँ जाने की तैयारी करने लगता है और गांव से ही एक पढ़े लिखे आदमी को अपने साथ लेता है और अपने बेटे को ढूंढने के लिए चल देता है। इधर जो संजू अपने दोस्त के साथ गया था, वहां जाने के बाद उसके सारे दोस्तों में से किसी की भी नौकरी नहीं लग पाई थी और संजू की नौकरी लग गई थी, वो भी सिंचाई विभाग में। संजू इस बात को सोचकर बहुत ही खुश है और वो सोच रहा है कि अब घर वालों के पास जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। उसको वहां पर 2-3 दिन हो गए थे और 2-3 दिन बाद अचानक से संजू के पिता एक व्यक्ति के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर संजू अभी तक नौकरी की खुशी मना रहा था। जैसे ही संजू अपने पिता को देखता है तो एकदम से जाकर उनके गले से लिपट जाता है और कहता है कि पापा, मेरी नौकरी लग गई है, अब मैं सरकारी नौकरी क्या करूंगा। मैंने जो पढ़ाई की थी उसी पढ़ाई के आधार पर मुझे यहाँ पर सरकारी नौकरी मिल गई है और अब जीवन भर के लिए मुझे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। जब तक मेरी नौकरी चलेगी तब तक ठीक है, और जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो उसके बाद मुझे पेंशन मिलेगी, तो बुढ़ापे तक मेरे पास पैसा आता रहेगा और उस पैसे से मैं काम करता रहूँगा। उसके बाद संजू के पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटा, वो बात तो ठीक है, लेकिन तू घर का इकलौता चिराग है और तू यहाँ पर नौकरी करेगा तो तेरे साथ कुछ हो गया तो क्या होगा। हमारे पास ढेर सारी ज़मीन जायदाद है, तो हमें नौकरी की क्या ज़रूरत है। तू ऐसा कर, अभी के अभी मेरे साथ चल और इस नौकरी को यहीं पर छोड़ दे। अब संजू पहले तो अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पिता जिद करने लगता है और उससे उस नौकरी को छुड़वा कर वहाँ से वापस उसी गाँव में ले आता है। इसके बाद संजू न चाहते हुए भी किसी नौकरी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता और अपने गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी करने लगता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। समय के साथ साथ संजू की शादी हो गई थी और उसके माता पिता बुजुर्ग हो गए थे।
संजू के बच्चे भी थे और संजू की उम्र लगभग 45 साल के आसपास हो गई थी, क्योंकि उस बात को काफ़ी दिन हो गए हैं और अब पैसे की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है और अब सभी काम पैसों से हुआ करते हैं। पुराने ज़माने में तो ज़्यादातर काम ऐसे ही हो जाया करते थे, फसल दे दिया करते थे और काम हो जाया करते थे। लेकिन अब पैसों का ज़माना चल चुका है। अब संजू अपने पुराने दिनों को याद किया करता है कि अगर वो उस नौकरी में होता तो उसके दिन अच्छी तरह से गुजर रहे होते। लेकिन फिर वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, माँ बाप की इच्छा थी तो माँ बाप की इच्छा से मैंने ज़िंदगी व्यतीत कर ली, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद संजू अपने खेतों में खेती बाड़ी किया करता है और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था। समय बड़ी मुश्किल से व्यतीत हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपना समय गुजार रहा था। तभी अचानक से उस गांव के अंदर बाढ़ आती है और बाढ़ के अंदर संजू की सारी फसल जो है नष्ट हो जाती है। अब जैसे ही फसल नष्ट हो गई थी तो गांव के अंदर बहुत बड़ा संकट आ गया था और सभी लोग इस संकट से जूझ रहे थे। अब संजू बहुत ही परेशान है, क्योंकि वो अपने परिवार के गुजर बसर के लिए करे तो क्या करे। थोड़ा बहुत राहत उसे इधर उधर से मिल रही है, लेकिन इस राहत से उसका काम नहीं चलने वाला। लेकिन तभी संजू को और पूरे गाँव वालों को एक खुशखबरी मिलती है कि सरकार ने इन किसानों के लिए कुछ राहत धनराशि भेजी है, जो कि किसानों के खातों में पहुंच जाएगी और बैंकों के अंदर से वो उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद इस बात को सुनकर संजू बहुत ही खुश होता है और जैसे ही वो राहत राशि किसानों के अकाउंट में आती है तो उसके बाद संजू अपने अकाउंट में उस पैसों को निकलवाने के लिए चला जाता है बैंक में। और बैंक में जाने के बाद वो मैनेजर से बात करता है और उससे कहने लगता है कि जो राशि सरकार ने हमें भेजी है उस राशि को मेरी निकाल दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जो बैंक का मैनेजर था उसने सभी पैसों को जो है रोक लिया था, यानी कि किसी भी किसान को कोई भी पैसे नहीं दिए थे और वो चाहता था कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और जितने भी किसान यहाँ से पैसे लेने के लिए आए तो उनको उनमें से 1000 कम करके दिया जाए। लगभग एक एकड़ के लिए 50 लाख मेरे पास आ जाएंगे तो बहुत सारा रुपया पैसा मैं बना लूँगा। ये गांव वाले ही तो हैं, इन्हें कैसे भी उल्लू बना दूंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। इसी बात को सोचकर जो बैंक मैनेजर होता है वो संजू से कह देता है कि तुम्हारा पैसा अभी नहीं निकल पाएगा, इसके लिए बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी होगी और उसके बाद ही ये पैसे तुम्हें मिल पाएंगे। अब संजू थोड़ा तो पढ़ा लिखा था तो वो उससे कहने लगता है कि कौन सी कागजी कार्रवाई, तो उसे तरह तरह की स्कीमें बता देता है और कहता है कि ये सब कुछ पूरा करना होगा और इसके बाद ही तुम्हें ये पैसे मिलेंगे। तो संजू उसे समझने लगता है, कहता है कि देखो मैनेजर साहब, ये पैसे मेरे हैं और मेरे खेत का नुकसान हुआ है और इसी वजह से सरकार ने ये पैसे हम किसानों के लिए भेजे हैं और मैं किसान हूँ तो ये पैसे आपको मुझे देने होंगे। लेकिन बैंक का मैनेजर कहता है कि अभी ये आपको पैसे नहीं मिल सकते, इसके लिए ये सब कुछ करना होगा। जब संजू उनसे जिद करता है तो उसके बाद बैंक मैनेजर उन्हें धमका कर वहाँ से भगा देता है और कहता है कि अब तुम्हें पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे और तुम्हारे खातों को मैं पूरी तरह से सीज कर दूंगा। इस बात को सुनकर संजू को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने गुस्से को दबाता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद जैसे ही वो अपने माता पिता की तरफ देखता है तो उसे अपने पिता को देखकर वो बात याद आ जाती है जब वो सिंचाई विभाग में लग गया था और उसके बाद उसके पिता के कहने पर उस नौकरी को छोड़कर यहाँ पर आ गया था। अगर वो उस नौकरी में लगा रहता तो शायद आज उसको ये दिन नहीं देखना पड़ता कि बैंक के अंदर से वो अपने पैसे को भी नहीं निकाल सके। फिर वो सोचता है कि चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे की सोचनी चाहिए, आगे क्या करना होगा। उसके सामने उसका परिवार था और वो नहीं चाहता था कि इन पैसों में से एक भी रुपया किसी को मिले। जैसा कि बैंक मैनेजर ने उससे कहा था कि 1000 का खर्चा आएगा और उसके बाद तुम्हें 4000 पर एकड़ के हिसाब से मिल सकते हैं। तो वो नहीं चाहता था कि उसके पैसों में से एक भी रुपया कोई और ले। तो इसी वजह से वो अपने दिमाग में सोचने लगता है। सोचते सोचते उसे वहाँ के डीएम साहब का ख्याल आता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था और उसे पता था कि अगर डीएम चाहे तो बैंक मैनेजर पर कार्रवाई बिठा सकता है और पूरे पैसों को मुझे अच्छी तरह से दिलवा सकता है। दूसरे ही दिन संजू वहाँ से सीधा डीएम साहब के ऑफिस में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर उन्हें अपनी पूरी कहानी बता देता है। डीएम साहब उससे कहते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो तुम्हारे पैसों को दे देगा और तुम एक बार जा कर देखो। तो संजू कहता है कि साहब मैं एक बार जा चुका हूँ, वहाँ से उसने मुझे ढेर सारे कानून बता दिए और उनको बताने के बाद कह रहा है कि इसमें से लगभग 1000 का खर्चा आएगा। अगर तुम पर एकड़ के हिसाब से कटवा सकते हो तो उसके बाद तुम्हें अभी के अभी पैसे मिल जाएंगे, वरना वो कह रहा था कि तुम्हारे खेतों में खाते को मैं पूरी तरह से सीज कर दूंगा।
अब डीएम साहब जब इस बात को सुनते हैं तो उन्हें भी बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि सरकारी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है पब्लिक की सेवा करने के लिए, लेकिन यहाँ का जो मैनेजर था वो किसानों को परेशान कर रहा था। इसके बाद डीएम साहब उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके ही जैसे कपड़े पहनकर उसके साथ उस बैंक के अंदर चले जाते हैं। संजू को डीएम साहब ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हें बिल्कुल ये नहीं बताना है कि मैं डीएम हूँ, और साधारण तरीके से तुम्हें दोबारा से अपने पैसे मांगने हैं और फिर उसके बाद मैं बातें करूंगा। अब संजू दोबारा से बैंक में मैनेजर के पास जाता है और वहां जाकर उससे अपने पैसों को निकालने के लिए कहने लगता है। अब मैनेजर संजू की तरफ देखता है और कहता है कि तुझे एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने तुझे बताया कि अगर तुझे अभी अपने पैसे निकालने हैं तो 1,000 देने होंगे। इतनी ही देर में डीएम साहब, जो अभी तक बैंक मैनेजर की तरफ ही देख रहे थे, तो उससे कहने लगते हैं कि 1,000 किस चीज़ के देने होंगे। अब जैसे ही मैनेजर इस बात को सुनता है तो वो संजू की तरफ देखता है और फिर डीएम साहब की तरफ देखता है। डीएम साहब की तरफ देख कर कहता है कि भाई तू कौन है और तू यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तू किसान है? तो कहता है कि हाँ साहब, मैं किसान हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं और ये बता रहे थे कि आप 1,000 मांग रहे हो। तो मैंने जब इनसे पूछा कि किस लिए पैसे मांग रहे थे तो ये पूरी बात को भूल गए थे। आप मुझे दोबारा बता दीजिए। इसके बाद जो बैंक मैनेजर होता है वो दोबारा से उसको तरह तरह के कानून बता देता है, ये पेपर तैयार होगा, वो पेपर तैयार होगा। अब कहता है कि अगर आप इन पेपरों को खुद तैयार करवाते हो तो इनमें 800 का खर्चा आता है। अगर आप चाहते हो कि हम इन्हें तैयार करवा दें तो 1,000 आपको हमें देना होगा और हम इन पेपरों को अपने आप तैयार करके बैंक के लिए पूर्ति कर देंगे। और आप ऐसा करो, इसमें से 1,000 हमें देकर आप यहाँ से इन पैसों को निकाल सकते हो। अब डीएम साहब इस बात को सुनकर उन पैसों को देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं होता कि आपने अपने बैंक में से पैसा निकालने के लिए इस तरह की फॉर्मेलिटी करनी पड़ी। अब इस बात को सुनकर बैंक मैनेजर थोड़ा सा गर्म हो जाता है। वो उससे कहने लगता है कि तू कौन होता है हमें कानून सिखाने वाला? मैं मैनेजर हूँ और मुझे पता है कि किस तरह से बैंक को चलाया जाता है। क्या तुझे पता भी है सरकारी काम किस तरह के होते हैं? ऐसा करके वो डीएम साहब को धमकाने लगता है और तभी ये बात डीएम साहब से बर्दाश्त नहीं होती। उसके बाद डीएम साहब मैनेजर से कहते हैं कि देखो, आप बेशक से सरकारी अधिकारी हो, लेकिन ये प्रावधान कभी कहीं भी नहीं बनता। मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे भी पता है कि सरकारी काम किस तरह से होते हैं। ऐसी चीज़ों में इन चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं होता। जो चीज़ आपने हमें बताई है और उनके लिए हम पैसे आपको क्यों दें? आपको पैसे देने होंगे और अभी के अभी उनके पैसे निकाल कर इन्हें दे दो। अब इस बात को सुनकर जो मैनेजर होता है और भी थोड़ा गर्म हो जाता है और वहीं पर जो कैशियर वगैरह होते हैं उनको बुलाकर उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए कहने लगता है। उनसे कहता है कि इन्हें बाहर निकालो, ये कुछ ज़्यादा ही कानून जानते हैं। इस बात को सुनकर जो डीएम साहब होते हैं एकदम से अपना आईडी कार्ड निकालते हैं और उस आईडी कार्ड को हवा में लहराते हुए कहते हैं कि जो भी मुझे हाथ लगाए उससे पहले इस आईडी कार्ड को अच्छी तरह से पढ़ लेना और उसके बाद ही मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत करना। इस बात को देखकर जो मैनेजर है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो आईडी कार्ड की तरफ गौर से देखने लगता है। जैसे ही वो देखता है कि ये तो यहाँ के कलेक्टर साहब हैं, तो एकदम से उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उनकी हालत ख़राब हो जाती है और उसे लगता है कि ये आज मेरे से क्या हो गया। वो फ़ौरन कलेक्टर साहब के पैरों में पड़ जाता है और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि डीएम साहब को भी पता था कि ये बेमतलब के पैसे ले रहा है और इधर बैंक मैनेजर को भी पता था कि वो बेमतलब के ही पैसे ये ले रहा है। लेकिन डीएम साहब उससे साफ साफ बोल देते हैं कि तुमने जितना किसानों को परेशान किया उसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तुम्हें यहाँ पर उनकी सेवा करने के लिए रखा गया है, लेकिन तुम उल्टा इनको परेशान कर रहे हो और अपनी जेब भर रहे हो। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसके लिए मैं तुम पर कार्रवाई ज़रूर से करूँगा। ऐसा कहकर डीएम साहब उससे पहले तो संजू सिंह के पैसे उसे दिलाते हैं और दिलाने के बाद उन्हें लेकर उस बैंक से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद वो संजू का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि अगर आप नहीं होते तो ये सब कुछ मेरे सामने नहीं आ पाता और ये लोग इसी तरीके से किसानों को परेशान करते हैं। संजू उल्टा डीएम साहब के हाथ जोड़ता है और कहता है कि साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लिए इतना किया, वरना मैं तो ये सोच रहा था कि अगर इन लोगों ने मेरे पैसे बंद कर दिए तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा। डीएम साहब उसको समझाते हैं कि कोई बात नहीं, कोई भी चिंता मत करो और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी। डीएम साहब वहाँ से अपने ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस में जाने के बाद बैंक मैनेजर के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई करते हैं और इसके अंडर जो भी शामिल था सभी के ऊपर कार्रवाई की जाती है। इधर जो संजू है वो अपने पैसों को लेता है। पैसों को लेने के बाद गांव में चला जाता है।
जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस गांव के कुछ और लोग बैंक के अंदर बैठे हुए थे, जो वहाँ पर इस सब नज़ारे को देख रहे थे। उन लोगों ने पूरे गांव के अंदर ये खबर फैला दी थी कि संजू के साथ जिला कलेक्टर आया था और उसने उसके पैसे निकलवा दिए और बैंक मैनेजर को पूरी तरह से धमकाया है, और ये तो एक बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी है। इसके बाद संजू की गांव के अंदर वाहवाही हो जाती है और चारों तरफ लोग उसी की ही चर्चा करने लगते हैं। ये बात घूमते घूमते संजू के पिता के पास भी पहुंच जाती है। तो संजू के पिता संजू की तरफ देखते हैं और देखने के बाद अपनी आंखों में आंसू ले आते हैं। संजू इस बात को देख लेता है और एकदम से अपने पिता के पास जाता है और कहने लगता है कि पिताजी क्या हुआ। तो उससे कहने लगते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो उस टाइम मैंने तुझे नौकरी नहीं करने दी, अगर उस टाइम मैं तुझे नौकरी पर लगा रहने देता तो मेरा जीवन आज भी ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन मैंने अपने बारे में सोचा और इसी वजह से तुझे नौकरी से हटा दिया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। संजू झट से अपने पिता को गले से लगा लेता है और कहता है कि पिताजी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, दरअसल ये सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी थी। ऊपर वाला चाहता था कि हमें उस नौकरी को ना करूं, तो इसी वजह से आपको मेरा पता मिल गया और आप लोग वहां चले गए मुझे वहां से हटाने के लिए। आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा मत हो और आपने अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करो। संजू की होशियारी को देखते हुए गांव के सभी लोग उससे कहने लगते हैं कि भाई संजू तू पढ़ा लिखा भी है और अफसर से बात करना भी जानता है, तो क्यों ना तुझे गांव का सरपंच होना चाहिए। संजू पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब गांव वाले इस बात के लिए जोर देते हैं तो वो भी इस बात के लिए हामी भर लेता है और गांव वाले सभी मिलकर उसको अपना सरपंच घोषित कर देते हैं। इसके बाद संजू गांव की समस्याओं को बड़े अधिकारियों के पास ले जाया करता है और उनको अच्छी तरह से सुलझाया करता। गांव के अंदर संजू का नाम हो गया था और सभी लोग अच्छी तरह से संजू के परिवार से और संजू के साथ व्यवहार किया करते थे। तो दोस्तों ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।